सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्रबंध और लाभांश के निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्माण एवं वित्तीय नियोजन। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वित्तीय निर्णय क्या होता है और साथ ही साथ वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, वित्तीय नियोजन का अर्थ और उसकी परिभाषा तथा वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में। वित्तीय प्रबंध का अर्थ, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह। J.L. मैसी क्या कह रहे हैं? वित्तीय प्रबंध वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय की कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त का मतलब यहां पर पैसे से है, को उपलब्ध करवाने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो मिस्टर मेसी ने डेफिनेशन दी, इसको थोड़ा सा और समझने का हम प्रयास करते हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं के विक्रय द्वारा अपने स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करना होता है। अब तक के हम चैप्टर्स में हम समझ चुके हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ अर्जित करना होता है। जहां पर भी लाभ अर्जित करने की सेंस आती है तो वहां पर हम उस कार्य को व्यवसाय समझ लेते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें धन की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि धन व्यवसाय की आत्मा होती है। धन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका उचित प्रबंध अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसाय में वित्त के संबंध में मुख्यतः हमारे मन में 3 प्रश्न जरूर उत्पन्न होते हैं। पहला, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होती है? यहां पर वित्त का मतलब पैसे से है। दूसरा, इसे विभिन्न वित्तीय संसाधनों के द्वारा कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ को किस प्रकार विभाजित किया जाए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वित्त प्रबंध के अंदर आगे हम आने वाले जो ये हमारी ऑनलाइन क्लास है इसमें हम जान लेंगे। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधनों एवं उनकी मात्रा को निश्चित कर लिया जाता है और लास्ट में लाभ के विभाजन की व्यवस्था कर ली जाती है। तो क्या मतलब हो गया वित्त प्रबंध का, वित्तीय प्रबंध का? ऐसा प्रबंध जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति और उपयोग से है। सिर्फ धन के अरेंजमेंट करने से ये नहीं है, उसका उपयोग भी किस प्रकार से किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम कहां स्टडी करते हैं? हम वित्तीय प्रबंध के अंदर हम ये सारी की सारी कार्य जो है वो करते हैं। एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो मिस्टर ब्रैडले क्या कह रहे हैं? वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी संसाधनों के सावधानी पूर्वक चुनाव करने से भी है, ताकि वह करने वाली इकाई यानी कि जहां जो खर्चा करने वाली जो हमने यूनिट बनाई है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। तो अंत में हम इसके अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत एक व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इस ढंग से की जाती है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को हम आसानी से पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को। तो अब जान लेते हैं हम वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में कि कितनी भूमिका हमारे व्यवसाय में इसकी है। तो सबसे पहला पॉइंट, स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। एक व्यावसायिक संगठन के लाभों में स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग, ये सारे हम चर्चा आगे करेंगे इसी चैप्टर में, तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति के लिए किए जाने वाले विनियोग का निर्धारण करना है।
ऐसा पूंजी बजटिंग निर्णय के द्वारा किया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए हम कहें तो यदि 500 करोड़ का पूंजी बजटिंग का निर्णय हमने ले लिया है तो स्थायी संपत्तियों में 500 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों का निर्धारण जो है वो करने में सहायता हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो चालू संपत्तियों का निर्धारण व्यवसाय में दिन प्रतिदिन व्यवहार करने के लिए, यानी ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है, ट्रांजैक्शन करने के लिए चालू संपत्तियों की हमें आवश्यकता होती है डेली यूज के लिए। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कुल चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्ति पर विनियोग का निर्धारण हम पहले से ही कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें यदि चालू संपत्तियों में कुल विनियोग 100 करोड़ रुपए है तो यह निश्चित किया जाएगा कि रोकड़ यानी कि कैश, स्टॉक, देनदार आदि में कितना विनियोग किया जाएगा। ठीक है, तो चालू संपत्तियां और स्थायी संपत्तियां हमने अकाउंटेंसी में खूब डिटेल में हमने पढ़ी हैं। फिर हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकताओं को दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों के द्वारा पूरा किया जाता है, ये हम जानते हैं। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दोनों प्रकार के वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण कर लिया जाता है। दीर्घकालीन स्रोत व्यवसाय में लंबे समय तक धन उपलब्ध करवाते हैं, इसीलिए इनके प्रयोग से तरलता बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, अर्थात व्यवसाय दिन प्रतिदिन किए जाने वाले भुगतानों को अतिशीघ्र करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी ओर दीर्घकालीन स्रोतों की लागत अल्पकालीन स्रोतों से अधिक होती है। अतः यदि व्यवसाय में अधिक तरलता की आवश्यकता होगी, अधिक लिक्विडिटी की आवश्यकता होगी, तो अधिक लागत सहन करनी होगी। अर्थात इसके विपरीत वित्तीय प्रबंध में तरलता व लागत विश्लेषण करके दोनों वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करेंगे। तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों में कितना अनुपात में हमने जो है वो वित्त प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी उसका अनुपात हम निर्धारित कर लेते हैं इसमें। फिर दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। दीर्घकालीन जो लंबे समय तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों में समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर, हमने जो प्लस इसमें अकाउंटेंसी में जो हम पढ़ रहे हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, संचित लाभ, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स इत्यादि मुख्य रूप से आते हैं। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित कर लिया जाता है। सभी स्रोतों के अपने अपने लाभ और दोष होते हैं। इनके लाभों व दोषों का विश्लेषण करके एक संतुलित निर्णय ले लिया जाता है। संतुलित मतलब ये देख लेना है हमें कि किस स्रोत के अंदर हमारे को कितना जो है वो अनुपात में इन्वेस्ट करना है। फिर उसके बाद में लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण करना। विभिन्न वित्तीय निर्णयों से लाभ हानि में सम्मिलित मदें, आइटम्स जो प्रभावित होती हैं, कौन कौन सी आती हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, या फिर डिस्काउंट हो गया, जिनसे तरलता मिलती है। यदि तरलता हम कहें तो जितनी अच्छी होगी उतना ही भुगतान करके कटौती अर्जित आसानी से की जाती है इत्यादि, ये आते हैं इसके अंदर लाभ हानि के अंदर। एक उदाहरण की बात मैं कर रहा हूं, तो कह सकते हैं कि हम व्यवसाय में वित्तीय स्थिति पर वित्तीय प्रबंध निर्णयों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये वर्तमान व भावी, वर्तमान तो हो गया अल्पकालीन वाले जो हमारे वित्त हैं, और भावी जो दीर्घकालीन वाले हमारे वित्त आएंगे, दोनों वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने में जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। वित्तीय निर्णय, हमारे पास में 3 प्रकार के वित्तीय निर्णय जो हैं वो हैं। एक तो हो गया विनियोग निर्णय, दूसरा फिर हमारा आ गया वित्त व्यवस्था निर्णय, और तीसरा हमारा आ गया लाभांश निर्णय। तो ये 3 हमारे वित्त निर्णय रहेंगे। इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है विनियोग निर्णय। विनियोग निर्णय को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले उसका अर्थ जान लेते हैं हम। उन संपत्तियों का चयन करना
जिनमें से एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है, हम उसको विनियोग निर्णय कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? उन संपत्तियों का चयन कर लेना जिनमें से एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। व्यवसाय के लिए जो संपत्तियां प्राप्त होती हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला दीर्घकालीन विनियोग निर्णय और दूसरा अल्पकालीन विनियोग निर्णय। तो सबसे पहले दीर्घकालीन क्या हो गया? इसे पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है। इसका संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से है। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा लगाया है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बात करें तो एक नई मशीन क्रय करना, ठीक है, दीर्घकालीनों का मशीन यूं है, आजकल के लिए तो है नहीं, ये तो लंबे समय तक चलेगी मशीन, 5 साल चल सकती है, 10 साल, जो भी उसकी लिमिट है मशीन की। तो लंबे समय के लिए हमने पूंजी का इन्वेस्ट एक मशीन खरीदने में कर दिया। इस उद्देश्य के लिए वित्त प्रबंध को बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की लागत व लाभप्रदता, कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये व्यवसाय की दीर्घकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। दीर्घकालीन अर्जन क्षमता जो लंबे समय तक हमें लगातार आने वाले समय में जो हमारी जो है वो लाभ, कितना लाभ हम कमा पाएंगे, वो सारे के सारे आगे क्षमता को ये प्रभावित करेंगे दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। ठीक है, तो लंबे समय तक जो हमने अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर दी और लंबे समय तक उस इन्वेस्ट की गई पूंजी से हम कितना वापस पैसा पाते हैं, जिसको रिटर्न कहेंगे हम अंग्रेजी में, वो सारे निर्णय जो है वो इससे कितने की कॉस्ट है और क्या मुझे फायदा देगी इन फ्यूचर में, ये जो है वो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय के अंदर आएंगे। फिर अल्पकालीन विनियोग निर्णय की हम बात करें तो इसे कार्यशील पूंजी प्रबंध, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को क्या कहते हैं? पूंजी बजटिंग कहते हैं। और अल्पकालीन विनियोग निर्णय, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कार्यशील पूंजी प्रबंध कहते हैं। इसका संबंध अल्पकालीन संपत्तियों, अल्पकालीन जो डेली रूटीन में काम आएंगी, कम समय के लिए होंगे, जैसे कि हो गया हमारा रोकड़ यानी कि कैश, स्टॉक, देनदारी आदि, ये सारे के सारे विनियोग जो है वो अल्पकालीन विनियोग निर्णय में आते हैं। वित्त प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संपत्तियों में पर्याप्त विनियोग हो, क्योंकि इनसे व्यवसाय की तरलता प्रभावित होगी। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। इस उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों की लाभप्रदता तथा तरलता की तुलना की जाती है। ठीक है, पिछले वाले में हमने कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी दीर्घकालीन में की थी और इसमें हम लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो कितना जल्दी जल्दी इसमें रिटर्न होगा उस हिसाब से जो है वो, जैसे कि कैश का बढ़िया उदाहरण है, कैश अभी मेरे पास में है, आज मैं यूज कर सकता हूं, कल भी यूज कर सकता हूं, तो वो कितना मेरे पास में है वो डिपेंड करेगा मेरा अल्पकालीन विनियोग निर्णय डिसाइड करने में। चलिए अब चर्चा करते हैं विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक और दूसरे हमारे घटक रहेंगे अल्पकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। तो सबसे पहले हम दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को चर्चा करते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट, परियोजना का रोकड़ प्रवाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विनियोग निर्णय अथवा पूंजी बजटिंग, ये हमने जो है वो पिछली स्लाइड में हम देखा था कि विनियोग निर्णय को हम पूंजी बजटिंग कहेंगे। पूंजी बजटिंग निर्णय का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों से है। इन संपत्तियों पर अनेक वर्षों तक रोकड़ का आना और जाना, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो लगातार बना रहता है। विनियोग की जाने वाली धनराशि को हम कैश आउटफ्लो कहते हैं, मतलब कैश जो हमारे इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस से जो बाहर चला गया, कैश आउटफ्लो। और आय के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को हम कैश इनफ्लो कहते हैं, जो कैश हमारे पास आता है। विनियोग निर्णय पर अंतिम फैसला लेने से पहले कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का गहन विश्लेषण कर लेना होता है। तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है। फिर दूसरा पॉइंट, आय की दर, रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा संभव है कि एक प्रोजेक्ट
दूसरे प्रोजेक्ट से अधिक लाभदायक ना हो। ऐसा हो सकता है। विभिन्न परियोजनाओं की लाभदायिता को निर्धारित करने का आधार आय की दर होती है। आय की दर की गणना परियोजना से संभावित आय व जोखिम की दर के आधार पर की जाती है। यह दो परियोजनाओं एक ही जोखिम श्रेणी की हों तो उसे परियोजना का चयन किया जाएगा जिसकी आय की दर अधिक होगी। तो हम उस योजना का चयन करेंगे जिसमें हमारा रेट ऑफ रिटर्न, आय के आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। हम उस परियोजना का चयन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे, संबंधित विनियोग कसौटी। जब एक निवेशक दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग करता है, विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, तो उसकी अनेक कसौटियां हो सकती हैं। क्या क्या वो चीजें ध्यान में रखता है? आवश्यक धनराशि, ब्याज की दर, आय की दर, रोकड़ प्रवाह इत्यादि। ये सभी तत्व निर्धारित करते हैं कि कोई विशेष विनियोग किया जाए अथवा नहीं। तो कोई भी निवेशक जिसने पैसा लगाना है व्यवसाय में, वो क्या क्या चीजें जरूर ध्यान में रखता है? कितनी धनराशि चाहिए, ब्याज की दर कितनी रहेगी, आय की दर कितनी होगी, जो पिछले पॉइंट में हमने आय की दर में हम डिस्कस किया, और रोकड़ प्रवाह जो उससे पिछले वाले हमने पॉइंट में परियोजनाओं का रोकड़ प्रवाह, इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है। फिर वो डिसाइड करता है कि विनियोग करना है या नहीं करना। इस उद्देश्य के लिए पूंजी बजटिंग पद्धतियों को लागू करके अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो ये तीन पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। परियोजना का रोकड़ प्रवाह, आय की दर और संबंधित विनियोग की कसौटियां, ये जो है वो दीर्घकालीन को। अब अल्पकालीन पे चलते हैं हम। तो अल्पकालीन पर दो ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करेंगे, तरलता और लाभप्रदता। यदि यह निर्णय कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, हमने इसी क्लास में हमने ये जाना था, अल्पकालीन विनियोग को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लगातार कार्य में प्रयोग में आ रही होती है। यह निर्णय कार्यशील पूंजी से संबंधित होता है। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखने को ही कार्यशील पूंजी का प्रबंध कहते हैं। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखने को ही कार्यशील पूंजी का प्रबंध कहते हैं। कि वो कम से कम इतना, जो भी मुझे डेली यूज के लिए या 2-3 दिन के यूज के लिए जितनी भी जो है वो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, उसकी मात्रा को बनाए रखने को कार्यशील पूंजी का प्रबंध कहते हैं। यहां कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा होने का क्या मतलब है? कि इसकी मात्रा न तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो, बस जितना चाहिए उसके आसपास ही हो। ये दोनों ही परिस्थितियां हानिकारक हो सकती हैं। यदि कार्यशील पूंजी अधिक मात्रा में होगी तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी, जिससे लाभप्रदता में कमी आएगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण लेकर, तो यदि कार्यशील पूंजी के रूप में बहुत अधिक रोकड़ को अपने पास रख लिया जाए तो ये आवश्यकता से अधिक रोकड़ बेकार में ही पड़ी रहेगी। अतः लाभप्रदता में कमी होगी, क्योंकि जितना इन्वेस्ट हम करेंगे उतना ही रिटर्न, आय की दर जो हमने पढ़ा है, रेट ऑफ रिटर्न, उतने ही आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। इसके विपरीत यदि रोकड़ या चालू संपत्तियों की मात्रा बहुत कम हो तो दैनिक व्ययों, लेनदारों इत्यादि के भुगतान में कठिनाई हो सकती है। यानी कि अगर ज्यादा होगा तो आय की दर में कमी आ जाएगी, और यदि मैंने अपने पास में कम अल्पकालीन विनियोग रख लिया तो फिर लेनदारों या दैनिक जो भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं उसमें जो है वो मुझे समस्या आ सकती है। अतः कार्यशील पूंजी के प्रबंध का उद्देश्य चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों दोनों की अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण करना होता है, ताकि व्यवसाय की लाभप्रदता बनी रहे। ठीक है, तरलता और लाभप्रदता दोनों पॉइंट, और तरलता भी कम ना हो। कह सकते हैं अल्पसंख्यक विनियोग को प्रभावित करने वाले यही दोनों घटक हैं, तरलता भी बनी रहे मेरी और लाभप्रदता में भी कमी ना आए। तो ये घटक थे कुछ प्रभावित कर सकते हैं। जो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, वित्त व्यवस्था निर्माण, फाइनेंशियल डिसीजन। वित्त व्यवस्था का निर्माण का अभिप्राय यह निश्चित करने से होता है कि आवश्यक वित्त को, वित्त का मतलब पैसा,
आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। दीर्घकालीन वित्त के मुख्य स्रोतों में हमने पहले भी जाना, समता पूंजी अंश आ जाते हैं हमारे। प्रत्येक समता पूंजी अंश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश जिनको हम बोलते हैं, संचित लाभ इसके अंदर आ जाता है हमारा। इसके अलावा आ जाता है हमारा ऋण पत्र, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं हमारे, दीर्घकालीन ऋण इत्यादि, ये सारे सम्मिलित होते हैं। तो क्या मतलब हो गया इसका? यह निश्चित करना कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए, वित्त व्यवस्था निर्णय हमारा कहलाता है। सभी स्रोतों की लागत व लाभ का विश्लेषण किया जाता है, कितनी लागत लग रही है और कितना लाभ हमें मिल रहा है। अगर उदाहरण से हम इस प्रयास समझने का प्रयास करें तो ऋण पूंजी, जिसमें ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋण दोनों को ही हम शामिल करते हैं, सबसे सस्ता स्रोत है, लेकिन ब्याज के भुगतान व मूल राशि की वापसी का बोझ लगातार कंपनी पर बना रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कंपनी समता अंश पूंजी पर लाभांश के भुगतान व पूंजी को वापस करने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन अत्यधिक समता अंशधारी होने से नियंत्रण पे जो है वो समस्या आती है, नियंत्रण करने में। इसके अतिरिक्त समता अंश पूंजी सबसे महंगी पूंजी भी होती है। इस प्रकार अनेक तत्वों का विश्लेषण करने के बाद दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है। हम शेयर वाला जो +2 में जो हमारा शेयर वाला चैप्टर है उसमें हमने इसमें डिटेल में चर्चा की हुई है। अब वित्तीय निर्णय और वित्त व्यवस्था नियंत्रण जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या रह गया? वित्त से संबंधित सभी निर्णय वित्त निर्णय कहलाते हैं। वित्त का मतलब पैसा। अतः तीनों मुख्य निर्णय जैसे कि विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और लाभांश निर्णय जो अभी हम पढ़ेंगे, वित्तीय निर्णय कहलाएंगे। वहीं दूसरी ओर वित्त व्यवस्था निर्णय वित्तीय निर्णयों का एक अंग मात्र है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों से प्राप्त किए जाने वाले वित्त की राशि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो वित्त निर्णय जो है वो क्या आ गया? उसमें तीनों आ गए, विनियोग निर्णय, वित्त व्यवस्था निर्णय और लाभांश निर्णय, और इसके ये जो है वो वित्त निर्णय का ही एक हिस्सा है। अब इसी पॉइंट के अंदर आया था कि समता अंश पूंजी जो है वो सर्वाधिक महंगा स्रोत है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट आ गया तो समता पूंजी जो है हमारे समता अंश पूंजी, उसको सबसे महंगा कहा गया है। यह बात भ्रम पैदा कर सकती है दिमाग में, क्योंकि ऋण के ब्याज की दर और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर जो है वो पहले से ही निश्चित होती है, ये हम जानते हैं, जबकि समता अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। ऐसा हमने अकाउंटेंसी में डिटेल में पढ़ा है। और ना ही कंपनी इनके भुगतान के लिए बाध्य होती है। हम सभी जानते हैं अगर कंपनी डूब जाए तो इनका पैसा सबसे अंत में दिया जाता है। फिर भी यह सबसे महंगा स्रोत कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है, जो हमारे मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो हमारे ऊपर जो है वो बोझ पैदा कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स कैसे करें? तो उसके आंसर में है समता अंश पूंजी अंशधारियों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जोखिम वाली पूंजी होती है, क्योंकि इस पर लाभांश भी सबसे बाद में मिलता है, और यदि कंपनी बंद होने लगे तो पूंजी का भुगतान भी सबसे बाद में होता है। यह हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है। इसीलिए इस पर लाभांश की दर निश्चित न होने पर भी यह सबसे महंगी पूंजी मानी जाती है, क्योंकि समता अंशधारी निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रतिफल का अधिकारी होता है, वो कंपनी के मालिक होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले हमारे घटक। तो सबसे पहला रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन। यदि कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी हो तो ऋण पर ब्याज, मूल राशि की वापसी का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। अतः सस्ते वित्त का लाभ उठाने के लिए ऋण पूंजी को प्राथमिकता हम दे सकते हैं। मतलब कैश कितना जल्दी जल्दी हमारे पास वापस आता है उसकी बात हो रही है। फिर दूसरा कॉस्ट, लागत। वित्त के सभी स्रोतों की लागत भिन्न भिन्न होती है। ऋण पर ब्याज
जिसको हम इंटरेस्ट, जिसकी एंट्री हम करते हैं। पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से दिया जाने वाला डिविडेंड हो गया, लाभांश। तथा समता पूंजी अंश पर समता अंशधारियों की कंपनी से अपेक्षाएं लागत के रूप में ही होती हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो ऋण पूंजी का चयन करके सस्ते वित्त का लाभ उठाया जा सकता है। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है रिस्क, जोखिम। ऋण पूंजी सर्वाधिक जोखिम वाली होती है, अतः जोखिम के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग कम किया जाना चाहिए। अब ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिम की होती है क्योंकि ऋणदाता ब्याज व मूल राशि की वापसी न होने पर न्यायालय में कंपनी के समापन के लिए प्रार्थना दायर कर सकता है, उसके पास अधिकार है। समता अंशधारियों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसीलिए इनमें कंपनी को किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है निर्गमन लागतें। निर्गमन लागतों के अगर दृष्टिकोण से हम सोचे तो संचित लाभ सबसे उपयुक्त स्रोत है, अतः इसका हमने प्रयोग करना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पैसा जो है वो कहाँ कहाँ से हम व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। फिर स्थायी परिचालन लागतों के का स्तर। व्यवसाय मुख्यतः दो प्रकार की लागतें होती हैं हमारी, एक तो होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्थायी परिचालन लागतें, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें भवन का किराया, वेतन, प्रीमियम आदि। और जो स्थायी हमारी जो लागतें होती हैं, स्थायी वित्तीय लागतें, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे कि ऋण पत्र पर ब्याज इत्यादि। यदि व्यवसाय में स्थायी प्रचालन लागतें अधिक हों तो स्थायी वित्तीय लागतों को कम करना ज्यादा बेहतर रहता है, अतः ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम बात करें, यदि स्थायी परिचालन लागतें कम हो तो ऋण पूंजी का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी लागतें हमने दो हिस्सों में बांटी। स्थायी परिचालन लागतें कौन सी थी हमारी? भवन का किराया, वेतन, प्रीमियम इत्यादि। और हमारी जो है वो स्थायी वित्तीय लागतें कौन सी थी? ऋण पर ब्याज इत्यादि, ये सारी की सारी। तो इनका बैलेंस के हिसाब से है। अगर हमारी स्थायी वित्तीय लागतें कम रखनी चाहिए, अगर हमारी स्थायी परिचालन लागतें जैसे कि भवन का किराया, वेतन, बीमा, प्रीमियम इत्यादि ज़्यादा हैं तो हमें फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, स्थायी वित्तीय लागतें कम रखनी चाहिए। इसके विपरीत हम ज़्यादा रख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नियंत्रण को मानना। कंपनी पर अंतिम नियंत्रण समता अंशधारियों का ही होता है, उनको कंपनी का मालिक समझा जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा की। जितने अधिक समता अंशधारी बढ़ेंगे उतना ही नियंत्रण अधिक लोगों के पास में चला जाएगा, और ये कोई अच्छी स्थिति की जो है वो आईना नहीं दिखाता। अतः इस दृष्टिकोण से समता अंश पूंजी से हमें बचना चाहिए। फिर उसके बाद में पूंजी बाजार की स्थिति। तेजी काल में अधिक लाभ होते हैं, इसीलिए लोग समता अंशों में विनियोग करना पसंद करते हैं। वहीं इसके विपरीत मंदी काल में लाभ कम हो जाते हैं, तो लोग निश्चित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण पूंजी को प्राथमिकता देने लगते हैं। अतः पूंजी बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही वित्त के स्रोत का हमें चयन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाती है विनियोग पर आय, जिसको ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी की विनियोग पर आय दर जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती होगी, क्योंकि जितनी आय होगी उतना ही फिर हम ऋण पूंजी पर ब्याज और उसका मूल देने की संभावना में रहेंगे। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, ROI इक्वल्स टू EBIT इक्वल्स टू टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी डिटेल में आएगी, तो वहां हम पढ़ लेंगे। फिलहाल विनियोग पर आय जितनी होगी उतना ही हम ऋण पूंजी जो है वो और ज्यादा ले सकते हैं। फिर कर दर, टैक्स रेट। कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करती है। कर की दर जितनी अधिक होगी ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है। इसका कारण ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्चा मानकर लाभों में से घटाया जाना और तथा कर की बचत करना माना जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण अगर हम लें तो उदाहरण इस प्रकार से रहेगा। माना एक कंपनी
100 रुपये ऋण लेती है, जिस पर ब्याज की दर जो है वो 10% और कर की दर 30% है। EBIT में से ₹10 ब्याज के घटाने से 3 रुपए की बचत होगी, क्योंकि यदि ₹10 ब्याज के नहीं घटाए जाएंगे तो 10 पर 30% की ब्याज से 3 रुपया कर देना होगा। एक तरफ 10 रुपए ब्याज का भुगतान कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ 3 रुपए जो है वो हमने बचा लिए। अतः ऋण की वास्तविक दर 10% ना होकर 7% रह जाती है। इसी प्रकार यदि कर की दर 40% हो तो ऋण की वास्तविक लागत जो है वो 6% रह जाएगी, क्योंकि 10 रुपए का 40% करेंगे तो 4 रुपए, और 10 रुपए हमारा जो है वो ब्याज था, तो 6 रुपए हमारी रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी ढांचे में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए। यहां लोचशीलता का क्या अभिप्राय है? इस बात से है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से कम या अधिक किया जा सके। व्यवसाय में पूंजी की राशि को कम करना केवल ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी की दशा में ही संभव हो पाता है। यदि किसी समय व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी हो तो इन दोनों का भुगतान किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी के जीवन काल में संभव नहीं होता। अतः लोचशीलता के दृष्टिकोण से ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को निर्गमित करना ज्यादा आसान रहता है। तो लोचशीलता से जाएं हम तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ना करें इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट, वैधानिक ढांचा। पूंजी ढांचा कंपनी नियमों से भी प्रभावित होता है। जैसे बैंकिंग कंपनियां केवल समता अंश पूंजी में ही निर्गमन कर सकती हैं, याद रखिएगा, किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति में नहीं कर सकती। वहीं इसी प्रकार अन्य कंपनियों द्वारा भी वित्त व्यवस्था करते समय निर्धारित ऋण क्षमता अनुपात का पालन करना अनिवार्य होता है। विभिन्न कंपनियों के लिए अलग अलग आदर्श ऋण अनुपात क्या हो सकते हैं? समता अनुपात, जैसे कि 2:1, 4:1, 6:1 इत्यादि निर्धारित कर लिए जाते हैं। अंशों व ऋण पत्रों को जारी करने के लिए हमें सेबी के द्वारा निर्धारित निर्देशों का हमें पालन करना होता। ठीक, तो ये कुछ ऐसे घटक थे जो वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं हमारे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लाभांश निर्णय, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रख लिया जाए, लाभांश का निर्णय कहलाता है। ठीक है, प्राय अंशधारी जो है वो क्या चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त हो, और प्रबंधक क्या चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ भावी आवश्यकताओं के लिए जो है वो व्यवसाय में ही रख लिया जाए। यहां पर भी वित्तीय प्रबंधक को संतुलन की स्थिति बनानी पड़ती है ताकि दोनों पक्षकार, अंशधारी भी और कंपनी भी, संतुष्ट रहे। इस निर्णय को अधिशेष निपटान निर्णय, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन भी कहा जाता है। अब पूंजी लाभ क्या होता है इसमें? इसका अभिप्राय अंशों को बढ़े हुए मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित करना पूंजी लाभ कहलाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि लाभांश निर्णय को जो है वो कौन कौन से घटक हमारे जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ गया हमारा आय। लाभांश का भुगतान वर्तमान व संचित लाभों में से कर दिया जाता है। अतः लाभों की कुल राशि जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लाभांश दिया जा सकेगा। मतलब लाभ जितने ज्यादा होंगे उतना ही लाभांश दिया जा सकता है। फिर आय की स्थिरता। एक कंपनी जिसकी आय स्थिर होगी वह अधिक लाभांश घोषित करने की स्थिति में होगी, तथा इसके विपरीत अगर आय में स्थिरता कम होगी तो उतना ही लाभांश कम करने की स्थिति में होगी। तीसरा, लाभांश की स्थिरता। तो लाभांश की स्थिरता पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि हर कंपनी प्रति अंश लाभांश को स्थिर बनाने की नीति को अपनाना चाहती है।
यहाँ लाभांश की स्थिरता का अभिप्राय क्या है कि लाभांश की किसी भी स्थिति में लाभांश को कम ना होने देने से है। लाभांश स्थिर रहे या बढ़े तो बहुत बढ़िया है। इस दृष्टिकोण से आय के थोड़े से परिवर्तन से लाभांश की दर को ना तो घटाना चाहिए और ना ही बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आ जाता है चौथा, विकास की संभावनाएं। यदि कंपनी को विकास के आगे फ्यूचर में बहुत बढ़िया अवसर उपलब्ध दिखाई दे रहे हैं तो उसको बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तभी तो वो डेवलपमेंट कर पाएगी। ऐसी स्थिति में कंपनी आय का अधिकतम भाग अपने पास रखना चाहेगी और कम से कम भाग जो है वो लाभांश के रूप में वितरित करना चाहेगी, क्योंकि विकास डेवलपमेंट का मतलब, मान लो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम काम कर रहे हैं और आगे इन फ्यूचर हमें बहुत सारा काम मिलने की संभावनाएं हैं, तो हमें और वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे, हमें और मशीनें खरीदने पड़ेगी, तो इसका मतलब पैसे की आवश्यकता है। तो ऐसी दशा में लाभांश को कम बांटना पसंद करती है कंपनी। फिर रोकड़ प्रवाह की स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन क्या है हमारी। लाभांश के भुगतान से जो हमारा रोकड़ है वो आउटफ्लो होता है, बाहर चला जाता है। यद्यपि कंपनी की आय पर्याप्त हो सकती है, परंतु यह संभव है कि इसके पास लाभांश का भुगतान करने के लिए आवश्यक रोकड़ ना हो। इस प्रकार कंपनी की रोकड़ स्थिति लाभांश निर्णय का एक मुख्य निर्धारक होती है। मतलब कितना कैश मेरे पास में है वो डिपेंड करेगा लाभांश निर्णय के, सबसे ज्यादा उसी को प्रभावित करेगा। जितनी अच्छी कंपनी की रोकड़ स्थिति होगी उतना ही अधिक लाभांश भुगतान करने की कंपनी की संभावना, क्षमता होगी। फिर अंशधारी प्राथमिकता। विनियोग के दृष्टिकोण से अंशधारी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो नियमित आय चाहता है और दूसरा जो पूंजी लाभ चाहता है। जो नियमित आय के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं, एक तो वो हो गए, और दूसरे हो गए जो पूंजी लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं। यदि अधिकतर अंशधारी पहली तरह के हैं, यानी कि नियमित आय चाहते हैं, तो कंपनी को उन द्वारा अपेक्षित लाभांश अवश्य ही घोषित करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि पूंजी लाभ चाहते हैं, अंशधारी ज्यादा हैं, तो लाभांश घोषित करने के बारे में कंपनी स्वतंत्र रहती है। मतलब जो लंबे समय तक चाहते हैं, जो लगातार चाहते हैं, दोनों में अगर डिफरेंस आता है तो उस हिसाब से लाभांश घोषित कर सकते हैं। फिर कर नीति। लाभांश निर्णय कुछ सीमा तक कर नीति पर भी निर्भर करता है। यदि लाभांश पर कर की दर अधिक हो तो कम लाभांश देना बेहतर रहता है। इसके विपरीत यदि लाभांश की कर की दर कम होने की स्थिति में अधिक लाभांश दिया जाना उचित होगा। आजकल अंशधारियों के हाथों में लाभांश आयकर मुक्त है। इस दृष्टिकोण से अंशधारी अधिक लाभांश प्राप्त करना पसंद करेंगे। तो ये कर नीति हो गई हमारी। फिर आ जाती है अंश बाजार की प्रतिक्रिया कैसी है स्टॉक मार्केट की। लाभांश व अंशों के बाजार मूल्य में सीधा संबंध होता है। लाभांश और जो अंश की जो मार्केट वैल्यू है उनमें सीधा संबंध है। अर्थात यदि लाभांश अधिक दर से घोषित किया जाए तो इसको एक अच्छी न्यूज माना जाता है स्टॉक मार्केट में, जिससे कंपनी के शेयर की वैल्यूज बढ़ती हैं। इसके विपरीत लाभांश की दर कमी से जो हमारे शेयर मार्केट के अंदर जो हमारे शेयर हैं उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आ जाती है। अतः वित्तीय प्रबंधक को लाभांश का दर का निर्धारण करते समय उसके अंशों के बाजार मूल्य पर होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक कंपनी की यह इच्छा होती है कि किसी भी हाल में उसके अंशों का मूल्य कम ना हो, तो उसी प्रकार से हमें अपने निर्णय लेने। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा पूंजी बाजार तक पहुंच। यदि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी पूंजी बाजार से आसानी से वित्त एकत्रित कर सकती है तो उसे अधिक लाभांश घोषित करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कितनी पूंजी उसको आवश्यकता पड़ेगी, उसी चीज को ध्यान में रख के वो लाभांश घोषित करे। लाभांश अधिक घोषित करेगी तो पूंजी जब इकट्ठी करनी होगी तो ज्यादा पूंजी जो है वो आसानी से इकट्ठी कर पाएगी। फिर हमारे अगले दोनों पॉइंट वैधानिक बंधन और अनुबंधित बंधन, वो एक दूसरे के विपरीत है। पहले वैधानिक बंधन। कंपनी की लाभांश नीति वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए। वैधानिक प्रावधानों से क्या मतलब हुआ? कंपनी दत्त अंश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, हमने अकाउंटेंसी में इसको डिटेल में समझा है, में से लाभांश नहीं दे सकती, क्योंकि इससे पूंजी कम हो जाएगी, जिससे ऋणदाताओं की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इसीलिए यह बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि लाभांश पूंजी में से नहीं दिया जा सकता। कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार लाभांश कंपनी के वर्तमान या फिर पिछले वर्षों में लाभ में से ह्रास का प्रावधान यानी कि डेप्रिसिएशन काटने के बाद ही दिया जा सकता है, पूंजी में से नहीं देना चाहिए। फिर अनुबंधित बंधन क्या कहता है? जब कंपनी ऋण के रूप में वित्त प्राप्त हो जाता है तो ऋणदाता कंपनी द्वारा लाभांश देने पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि उसका सबसे पहले उसी को ही पैसा जो है वो वापस किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के ये जो है वो घटक हमारे प्रभावित कर सकते हैं लाभांश को। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला अनुकूलतम विनियोग निर्णय, उस पर डिटेल में जाने से थोड़ा सा वित्तीय प्रबंध उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय प्रबंधक या फिर वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों का सीधा संबंध इस बात से है कि तीनों वित्तीय निर्णय जो अभी हमने पढ़े, विनियोग निर्णय, पूंजी व्यवस्था संबंधी निर्णय और लाभांश निर्णय, लेते समय वित्तीय प्रबंधक का ध्यान किस बात पर केंद्रित होना चाहिए? स्पष्टतः उसकी सोच विचार का केंद्र बिंदु व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम लाभ करना होता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधक का उद्देश्य व्यवसाय के स्वामियों की संपदा को अधिकतम करना होता है। संपदा को जो अधिकतम करने की बात कर रही हैं, इसका मतलब हुआ कि संपदा को अधिकतम करके व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम हित किया जा सकता है, और यही वित्तीय प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य होता है। और ये कैसे होगा? विनियोजित पूंजी में वृद्धि का सूचक अंशों का बाजार मूल्य होता है। जितना अधिक बाजार मूल्य होगा उतना ही कंपनी को फायदा होगा। यदि अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है तो कहा जाएगा कि अंशधारियों के विनियोजित पूंजी में वृद्धि हो रही है, और अंशों का बाजार मूल्य में कमी होने का मतलब हम कहेंगे कि अंशधारियों की संपदा की गणना, उसकी जो पूंजी है उसमें कम हो रही है। तो अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, अनुकूलतम विनियोग निर्णय। अनुकूलतम विनियोग निर्णय लेने का अभिप्राय विनियोग से संबंध में ऐसा निर्णय है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होता है। तो अनुकूलतम मतलब जो सही, सबसे बढ़िया लगे, वो विनियोग का निर्णय जो है वो लेना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है, जिससे लाभ मिले। फिर दूसरा, अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय, जो हमारे अभी तीनों पॉइंट आए थे उसी के बारे में। अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय ऋण पूंजी तथा अंश पूंजी का ऐसा संयोग, ऐसा अनुपात, ऐसी रेशो तैयार करने से है जिस पर पूंजी लागत कम से कम आए, तभी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर तीसरा, अनुकूलतम लाभांश निर्णय। अनुकूलतम लाभांश निर्णय लेने से अभिप्राय कंपनी के कुल लाभों का ऐसा विभाजन करने से है ताकि लाभांश प्राप्त करके अंशधारी भी संतुष्ट हो जाएं और कंपनी के पास में भावी निर्णय लेने के लिए भी पर्याप्त पैसा बचा रहे। तो ये तीनों ही मुख्य उद्देश्य हैं और इन तीनों के बारे में ही हमने डिटेल में पढ़ा, विनियोग निर्णय, पूंजी व्यवस्था निर्णय, लाभांश निर्णय। तो इन तीनों के बढ़िया डिसीजन लेने से कंपनी की वित्तीय स्थिति जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिसका अंशों के बाजार मूल्य पर सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य संपदा को अधिकतम करना होता है, जिसके द्वारा व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम हित किया जा सके। ऐसा मानना पूर्णतः व्यवहारिक भी है और सर्वमान्य भी है। तो ये था हमारा वित्तीय प्रबंध का टॉपिक। आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है इसी चैप्टर में, वित्तीय नियोजन का अर्थ। भविष्य में क्या किया जाना है, इसका पूर्व में निर्धारण कर लेना नियोजन कहलाता है। ये हमने पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ लिया। एक वित्तीय प्रबंधक को भविष्य में वित्त की आवश्यकता यानी कि पैसे की आवश्यकता, उसकी प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में योजना तैयार करनी होती है। कहाँ से आएगा और कहाँ उसको मैंने यूटिलाइज करना है, ये योजना पहले से तैयार करनी होती है। अतः वित्तीय नियोजन का अभिप्राय क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू वाकर महोदय क्या कर रहे हैं, वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित होता है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्य आ जाते हैं, वित्तीय नीतियां आ जाती हैं और वित्तीय कार्य
विधियों का निर्धारण करना सम्मिलित होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण करने से होता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं एवं उसके उपयुक्त स्रोतों का पूर्वानुमान लगाकर उसका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो अगर साधारण से अर्थों में हम कहें तो इसका अभिप्राय एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका यानी कि प्रिंट आउट यानी कि ब्लूप्रिंट यानी कि मैपिंग करना होता है। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर और हमारा है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार चलती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना। वित्तीय नियोजन में सर्वप्रथम संस्था के वित्तीय उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है। संस्था के वित्तीय उद्देश्य जो है वो हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होंगे अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य जो मुख्य रूप से तरलता बनाए रखने जो है वो इसमें सम्मिलित होता है। अल्पकालीन मतलब कितना कैश मेरे पास रहेगा डेली यूज के लिए। फिर दूसरे होते हैं हमारे दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्य जो संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों में पर्याप्त वित्त उचित मात्रा में उपलब्ध करवाने के सम्मिलित होते हैं। फिर दूसरा अगला पॉइंट आ जाता है हमारा वित्तीय नीतियों का निर्धारण। अब वित्तीय नियोजन के दूसरे चरण में वित्तीय नीतियों का निर्धारण हम कर लेते हैं ताकि वित्तीय उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके अंतर्गत पूंजीकरण नीति, पूंजी ढांचा नीति, स्थायी संपत्ति प्रबंध नीति, लाभांश वितरण नीति, कार्यशील पूंजी प्रबंध नीति, उधार नीति, ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। मतलब कि कितनी स्थायी संपत्ति में रखना है हमने, कितना लाभांश वितरण करना है, कार्यशील पूंजी के रूप में कितना रखना है, उधार कितना लेना है देना वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पूंजी ढांचे के संबंध में यह नीति अपनाई जाती है। अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो और कि कंपनी अपने प्रारंभिक वर्षों में समता अंश पूंजी पर ही निर्भर रहेगी। लाभांश वितरण के संबंध में कंपनी की यह नीति हो सकती है कि प्रारंभिक वर्षों में लाभांश की दर कम में रखी जाए तथा उधार विक्रय के संबंध में संस्था की नीति यह हो सकती है कि उधार विक्रय किया जाएगा लेकिन केवल समृद्ध ग्राहकों के साथ ही। मतलब जो पैसा जो है वो जिनकी कैश फ्लो बहुत बढ़िया है वो कुछ समय के लिए छोटे समय के लिए उधार में सामान जो है वो हमारे से लेना चाहते हैं और लेन देन का व्यवहार उनका अच्छा रहता है। तो इस प्रकार के नीतियों का निर्धारण हम कर लेते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंतर्गत वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण। तो ये तीन हमारे वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के प्रोसेस चलते हैं। इन तीनों को ही हमें फुलफिल करना होता है। इन तीनों से ही हमारा पूरा वित्तीय नियोजन हो जाता है। तीसरा वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण। वित्तीय नियोजन में तीसरा चरण पर वित्तीय कार्यविधि निर्धारित कर ली जाती है। कार्यविधियां नीतियों से अधिक स्पष्ट होती हैं। इसमें यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस काम को किस क्रम में पूरा किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वर्षों में क्षमता अंश पूंजी पर निर्भरता रहने के कारण निर्णय एक नीति हो सकती है, लेकिन क्षमता अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदम वित्तीय कार्यविधि के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार उधार विक्रय करने की एक नीति है जिसका समय पर भुगतान न होने पर की जाने वाली कार्यवाही का क्रम निश्चित करना वित्तीय कार्यविधि हो सकती है। जैसे ग्राहकों के पास सबसे पहले पत्र लिखना, फिर टेलीफोन करना, इसके बाद व्यक्तिगत रूप से मिलना तथा अंततः वैधानिक कार्यवाही करना अगर हमारा पैसा कहीं फंस जाता है तो ये हमारे 3 चरण हैं। इन 3 चरणों पर हम चलते हुए वित्तीय नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, असल में क्यों किया जाता है वित्तीय नियोजन। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है समय पर वित्त की उपलब्धि सुनिश्चित करना। वित्तीय नियोजन का प्रथम उद्देश्य समय पर आवश्यक वित्त उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है तथा इसमें यह भी देखा जाता है कि किन स्रोतों से वित्त प्राप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ शेष आवश्यकता से बहुत अधिक या फिर बहुत कम ना पड़े। इन दोनों के नफे और नुकसान हमने पढ़ लिए हैं अभी। रोकड़ शेष का आवश्यकता से अधिक या कम होना दोनों परिस्थितियों में हानिकारक होता है, तो ये हमने पहले से ही पढ़ा है।
तो कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन का उद्देश्य आवश्यक वित्त को उपयुक्त समय, उपयुक्त मात्रा में और सही समय पर उपलब्ध करवाना जो है वो वित्तीय नियोजन का उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद आ जाता है वित्तीय नियोजन का महत्व, कितना महत्वपूर्ण है ये, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हमारे वित्तीय नियोजन का महत्व या फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, भूमिका। सबसे पहले संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसी आधार पर विभिन्न वित्तीय योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसा करके यह संभावित परिस्थितियों का अच्छे ढंग से सामना करने में सहायक होती हैं। फिर दूसरा, भावी प्राप्तियां एवं भुगतानों का पूर्वानुमान लगाकर पूंजी की कमी या फिर आधिक्य का मतलब होता है अधिक का उचित प्रबंध कर लिया जाता है। इस प्रकार इसे व्यवसायिक सदमों और आश्चर्यों से टालने में सहायता मिलती है। फिर तीसरा हमारा आ जाता है समन्वय में सहायक। यह विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं जैसे कि विक्रय, कर, उत्पादन, वित्त इत्यादि में समन्वय करने में हमारी सहायता करती हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वित्त प्रबंध में वित्त की बर्बादी पर रोक लगाने में सहायक। वित्तीय नियोजन के अभाव में वित्तीय संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। इसका कारण जो है वो व्यवसायिक व्यवहारों की पेचीदगी से होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी विशेष व्यवसायिक व्यवहार के लिए आवश्यकता से अधिक या फिर बहुत कम अनुमान लगाना, इस तरह की बर्बादी को वित्तीय नियोजन के माध्यम से रोका जा सकता है। तो ये रोकने में सहायक होती है बर्बादी। फिर वर्तमान को भविष्य में जोड़ने में सहायक होती है। ऐसा करके भावी अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करने में सहायता होती है, क्योंकि हम भविष्य की प्लानिंग जो है वो पहले से ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है विनियोग तथा वित्त निर्णयों में संबंध स्थापित करने में सहायक। इसके द्वारा यह निश्चित करने में सहायता मिलती है कि धन का विनियोग कहाँ किया जाना है, कितना किया जाना है, उन्हें किन स्रोतों से प्राप्त किया जाना है। इसके अंतर्गत अंश पूंजी व ऋण पूंजी का मिश्रण का सही ढंग से प्रयोग किया जाता है ताकि पूंजी लागत कम आए। और वित्तीय नियोजन का आखिरी पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियोजन से सभी वित्तीय क्रियाओं का पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के परमाप निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय निष्पादन के परमापों की तुलना की जाती है। विचलन व उसके कारणों की खोज कर ली जाती है, क्यों ऊपर नीचे जा रही है, और अंत में सुधारात्मक कार्यवाही भी कर ली जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि वित्त का प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है, वित्त कहां से इकट्ठा किया जाता है और किस प्रकार उसको इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ आज हमने लाभांश का निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है कि अंशधारियों को कितना लाभांश देना है और कितना अपने पास में कैश रखना है, इसके ऊपर आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।